आज हमारे साथ हैं सुबेदार मेजर संजय कुमार जी। इन्होंने कारगिल युद्ध में जो अपनी वीरता दिखलाई, उस वीरता से इन्हें परमवीर चक्र द्वारा भारत सरकार द्वारा सुशोभित किया गया। आज हम संजय कुमार जी से कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लोगों ने आर्यवर्त एक्सप्रेस ने अपने मैसूर ऑफिस का जो ब्लॉग है, एक ब्लॉग का नाम हम लोगों ने सुबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी हॉल के नाम से रखा है, जिसका उद्घाटन आज खुद संजय कुमार जी के शुभ हाथों से हुआ है। तथा अब हम अपने दर्शकों को जरूर ये कुछ जानकारी देनी चाहेंगे कि सर का अनुभव क्या था कारगिल वार का। आज भारत में सिर्फ कारगिल वार ही नहीं है, 71 की लड़ाई हुई थी, कारगिल हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद अभी मणिपुर चल रहा है, कश्मीर की समस्या है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये सभी आर्मी टैक्टिकल होती है, इसके पीछे आर्मी की रणनीति होती है, कैसे इस चीज़ों से बाहर निकला जाए, कैसे देश की सुरक्षा की जाए। तो और संजय कुमार जी का अनुभव तो कारगिल वार में बहुत ऐसा ताज़ा अनुभव रहा है, इन्होंने अपने आंखों देखा और इन्होंने जिया है उस युद्ध को। तो आज हम अपने दर्शकों को ये जरूर चाहेंगे कि संजय कुमार जी बताएं कि कैसा एक मंजर था जब आपके सामने आपका जीवन है और आपके सामने आपका संघर्ष है, और जो युवा पीढ़ी जो फौज में आनी चाहती है, जिन्हें कुछ मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो आप उन्हें बताएं मार्गदर्शन करके कि फौज में आकर आप कैसे देश की सेवा कर सकते हैं और फौज के बारे में कुछ प्रकाश डालें। सर प्लीज। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि कारगिल वॉर का, तो कारगिल वॉर तो आप सब जानते हैं कि क्योंकि सबसे लास्ट में जो लड़ाई हुई है वो कारगिल वॉर ही है, और तो मीडिया की बदौलत वो हर घर तक पहुंची है। मैं हमेशा उस चीज़ को देखता हूँ, जो पहले की लड़ाइयाँ हैं तो उसमें किस तरीके से कार्रवाई हुई थी, या लोग उनको कैसे याद रखते हैं और कारगिल को कैसे याद रखते हैं। वो सारी बदौलत मीडिया की बदौलत है कि मीडिया ने कारगिल वॉर को काफ़ी क्लोज से कवर किया था, इसलिए हर घर तक उसका जो आर्मी का जो कार्य था वो दुनिया को पता चला कि कैसे करते हैं, वॉर में कैसे रहते हैं, एल्टीट्यूड में कैसे रह के दुश्मन से सामना कर सकते हैं, किस परिस्थितियों का सामना करते हैं वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें जो देश तक पहुंचाने का काम किया था फर्स्ट में मीडिया, और 99 सबसे बड़ी बात, और हम उसका गवाह हैं। आज यहाँ हैं तो अपने साथियों की बदौलत, और वो मंजर, वो जो दिन थे वो हम बयान कर सकते हैं कि वो कैसे रहे होंगे। और मैंने तकरीबन 24 ईयर के बीच में मेरा मेन मकसद एक ही है आज तक 24 ईयर का, कि जितना यूथ है उसको हम कैसे प्रेरित कर सके फौज के लिए या देश सेवा के लिए। और हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज़ हमने की है या हमें करने का मौका मिला है वो बच्चों तक पहुंचे, और उससे कुछ सीख के बच्चे आगे बढ़े। और दूसरा, हमेशा कोई भी चीज़ है जो पीछे वाली चीज़ है, जब उसकी स्टडी करके ही आगे हम कुछ कर सकते हैं, उसमें क्या कमियां रही, क्या खूबियाँ थी। तो हमेशा वॉर को, हर वॉर है, चाहे छोटी वॉर है या बड़ा है, या एक छोटा सा ऑपरेशन है या बड़ा ऑपरेशन है, उसको हमेशा आपने देखा होगा उसे बहुत सारी स्टडी की जाती है कि वो कैसे लड़ी गई थी इस इलाके में। अब जैसे कारगिल वॉर का अगर आप ले लेते हैं, तो कारगिल वॉर में अगर नॉर्मल इंसान, अभी 24 साल पहले की बात करूँगा, अभी तो मौसम बहुत चेंज है, जो उस टाइप के दिन थे उसमें आप आइडिया काट सकते हैं कि नॉर्मल इंसान भी डबल ड्रेस, मोटे वाले जो एल्टीट्यूड में जो सर्दियों में जो कपड़े हम डालते हैं उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी सेना 2 महीने वहाँ ऊपर में रह के लड़ी है। वो जज्बा था, वो ट्रेनिंग थी, वो अपने साथियों, जो उसके साथ वाले साथियों का यानी सहयोग था, जो एक दूसरे को देख के वो जी रहे थे। हमेशा हमें शक्ति मिलती है अपने साथ वालों से कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो सबसे बड़ी ताकत है। इसे सेना के अंदर सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है। अगर आप एक टीम हैं तो आप किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं।
आपने देखा होगा हमारा जो पैरा कमांडो जो है एनएसजी है, ये बिल्कुल छोटे टुकड़ियों में काम करते हैं। उनको ट्रेन ही उस तरीके से किया जाता है कि उनका टास्क कितना बड़ा है, उस टास्क के हिसाब से कितने लोग वहाँ होने चाहिए। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जितनी ज़्यादा नफरी आप लेके जाकर लोग जितने सैनिक ज़्यादा होंगे तो दुश्मन का फायर किस तरीके से होगा, उसमें उस फायर के बीच में आने से कितनी कैजुअलिटी हो सकती है। तो जितनी कम कैजुअलिटी करने के लिए हम कम नफरी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम अगर 4 आदमी इकट्ठे जा रहे हैं, आगे से ब्रश कर रहे हैं 4 के 4 के, अगर हम 4 आदमी 4 दिशाओं में होंगे तो वो ब्रश फायर एक से एक ही जाएगा, 3 तो बचेंगे वो चीज़। तो इसलिए हम कमांडो जो बनाते हैं, जो भी एनएसजी में जो देते हैं हमारे को, इसलिए हम उनको उस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि वो बड़े ऑपरेशन को भी छोटे लेवल पे वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसलिए वो स्पेशल है, ऐसा नहीं कि वो पहले से स्पेशल है। पहले फौज एक स्कूल से निकला छोटा सा बच्चा है, उसके बाद उसको 10 महीने की ट्रेनिंग दी जैसे हर बाकी फौजी को दी जाती है, और उसके बाद फिर उसको स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। फिर उसको उसके जो टास्क हैं, जो मेन टास्क रहते हैं, वो समझाता है कि ये टास्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो वो सिखाया जाता है। हर चीज़ की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आप वॉर में जाएंगे तो आपको पता है, या कभी ऑपरेशन को किसी को अंजाम देने के लिए जाओगे, आपको पता है कि मैंने क्या करना है। आपको उस चीज़ की पहले से जानकारी है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। आपने देखा होगा कारगिल वॉर के बीच में बहुत सारे ऐसी पलटनें थी जो यहाँ लड़ाई लड़ी गई थी, तो बाहर से या पीछे से लड़ाई गई। किसी का ज़्यादा कोलैबोरेशन के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत कम समय होता है कि वो एरिया खुलता है वहाँ समर टाइम में, तो बहुत जल्दी वो ऑपरेशन को अंजाम देना था, और इलाका ज़्यादा था। जैसे मैंने कल बात की थी तो तकरीबन 120 किलोमीटर लंबाई थी जो द्रास से लेके बटाली तक का जो इलाका था। और सबसे बड़ी बात है कि उसने ऐसी जगहें, पाकिस्तान वालों ने ऐसी जगह को कैप्चर किया था जहाँ से वो आसानी से डोमिनेट करके पूरे इलाके पे निगरानी कर सकते हैं। अभी जो आदमी एक ऊपर हाइट पे बैठा है, पूरे इलाके को वहाँ से देख सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लगा सकते हैं कि जो नीचे से जाने वाला है तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा। हमारा जो फौज का टैक्टिस है, हम लोग रात को ही हरकत करते हैं, और रात को भी अभी आप बोलेंगे रात को चलना है पहाड़ी इलाकों में, जिस इलाके में आप कभी गए नहीं, रास्ते नहीं है, ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलेगी आपको। जैसे जैसे आप पहाड़ी में चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। पहले तो जिस लेवल पे आप वहाँ पे हैं, तकरीबन बेस जो है हमारा जो द्रास का, तो तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार फीट के ऊपर है, तो वहाँ से ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। और जब आप ऊपर चले जाओगे तो तकरीबन जो टॉप हाइटें हैं वहाँ पे, तो 5 साढ़े 5 हज़ार फीट के ऊपर, तो वहाँ और ज़्यादा और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आएगी। और तो वहाँ पे फिर लड़ना एक जो बैटल फील्ड के बीच में, तो वो फिर एक ट्रेन जिसने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से पाई है वही वहाँ पे कुछ कर सकता है। तो ऑक्सीजन की कमी तो दुश्मन को भी होगी, क्योंकि दुश्मन अगर पहले से वहाँ बैठा है तो वो भी समस्या को झेल रहा होगा। उसका ये है कि उसने सिर्फ बैठ के करना है। अभी जब वो चढ़ा होगा ऊपर जाने के लिए तब तो उसको वो दिक्कत आई होगी, लेकिन वहाँ बैठने के बाद उसको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने दौड़ना नहीं है। जी, वो सेटल्ड हो गया। हाँ, लेकिन हमें अगर हमने नीचे से जाना है तो पहले तो हमारा 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसमें ना आपको खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। जो आप कुछ कैरी कर रखा आपके पास वो आप उसको खा पी सकते हैं। दूसरी बात, एल्टीट्यूड कैसा इलाका है, उसमें खाने पीने का वैसे भी आपकी जो जिसमें थोड़ा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे सांस कम होती है वहाँ, तो वहाँ पे आपका खाना खाने की जो शक्ति है वो भी कम होती है। अच्छा। आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते जी। दूसरी बात है कि आप वहाँ ज़्यादा चलोगे नहीं तो आपकी एनर्जी भी उतनी क्या नहीं होगी, तो खाना कैसे, भूख लगेगी नहीं। तो अभी हमारे को जैसे हमारे लोग को बोलते हैं कि आप इन्हें कैसे भूखे रहे, तो पहली बात है कि जब वहाँ भूख लगती कम है तो 2-3 दिन का जो सफ़र निकल गया। और थोड़ा बहुत हम लेके ही गए थे, फौजी आदमी हैं तो हम अपना ज़्यादा नहीं तो 72 आवर्स का तो साथ लेके चलते हैं जी। और क्योंकि हम कम से कम 72 आवर इसलिए लेके चलते हैं कि 72 आवर्स तक अगर आप कामयाब नहीं हुए किसी ऑपरेशन के लिए
तो फिर बाकी दूसरी टोली आके आपको हेल्प करेगी। ओके। उससे पहले आप खुद इंडिपेंडेंट जो भी कार्य आपको दिया वो उनको करना है। ओके। इसलिए 72 हावर्स तक का दिया जाता है आपको राशन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्स का उसमें सेट है कि इतने तक का आपको मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी का जो है इसके बाद आपके पास पहुंचेगा। जी। लेकिन तब तक आप कामयाब हो चुके होंगे। 72 आवर्स तक अगर आपको नहीं हुआ तो फिर आपको इन्फोर्समेंट मिल जाएगा। हाँ, रिइंफोर्समेंट भी मिलेगी और अगर वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ तो आपको हेल्प भी मिलेगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आपके आगे प्रॉब्लम फेस आ रही है वो उसके बारे में डिस्कस होगा, दोबारा से लॉन्च होगा ऑपरेशन। सर, कारगिल पर तो काफ़ी सारी मूवीज बनी थी, लेकिन एक मूवी जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी वो थी एलओसी कारगिल, जिसमें कि कारगिल के एक एक पॉइंट, एक एक सेक्टर, एक एक हिल्स के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया था। उसमें आपका किरदार किया था सुनील शेट्टी साहब ने। सर वो मूवी आपने जरूर देखी होगी। तो वो किरदार जो उन्होंने किया था और आपका जो असल किरदार था और जो एक दर्शकों को दिखाने के लिए जो एक फिल्मी किरदार था, उसमें आप कितना डिफरेंस मानते हैं और कैसा आप महसूस करते देखिए, हैं? ऐसा है कि एलओसी पिक्चर जब बननी थी तो जब जेपी दत्ता जी आए थे हमारे पास यूनिट में, तो 2-3 दिन हमारे पास रहने के बाद उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे, हमारे कुछ लिख के गए। बाकी हमारे पलटन के काफ़ी लोग थे जिन्होंने काफ़ी क्या सभी लोगों ने वैसे वार उसमें लड़ी थी, तो सबके एक्सपीरियंस अलग है। जी। हर आदमी ने कुछ न कुछ वहाँ नया कुछ फेस किया है, नया कुछ सीखा है, क्योंकि वॉर हमने कम से पहले की थी, हमने एक्सरसाइज की थी, तो सब कुछ नया करने के लिए था वहाँ। तो उनको चाहिए था नए मिर्च मसाला। जी। वो 1-2 आदमी से मिलके तो मिलेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं 3-4 दिन आपके पास रहूँगा आके और फिर मैं आपके लोगों से मिलूँगा। वो हर दिन किसी न किसी टोली से मिलते थे और बातचीत करते थे, कुछ जो अच्छा लगता था उसको लिख लेते थे, कुछ रिकॉर्डिंग करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने स्टोरी बनाई। उसके बाद स्टोरी जब कंप्लीट हुई तो जब पिक्चर बनाने का टाइम आया तो फिर मुझे बुलाया था उन्होंने, तो फिर 2 बार गया था उनके पास। तो जब फिर सुनील शेट्टी जी को रोल मिला था जी। तो हमने पहली बात है कि मैंने तो 2 बार, क्योंकि मेरे पास आए थे जेपी दत्ता, तब भी मैंने वो पूरा रिकॉर्डिंग और लिख के लिया था, जी। और जब मैं बम्बई गया था तो दोबारा से किया था। क्योंकि जिसको रोल करना है उसको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कैसा दिखता हूँ, जी। मेरा बातचीत करने का तरीका कैसा है, चलने का कैसा है, और जो एक्चुअल में जो हमारे साथ हुआ है या हमने किए वहाँ जो कर रखा है वो क्या था एक्चुअल, वो अपने लैंग्वेज में या अपने शब्दों में उनको उन्हें आपको जीना है। अगर सीधा हाँ। बोला जाए तो जब तक वो आपको नहीं जिएंगे वो किरदार निभा नहीं सकते। वही मेन था कि अगर हम जीवित हैं और जीवित आदमी का जब वो मेन चीज़ नहीं लेंगे तो फिर वो क्या दर्शा सकते हैं। जी। तो फिर वो जो लोग कोई बताएगा कि कैसे है तो उतना ही उसमें होगा। तो हमने इसलिए जेपी दत्ता जी ने भी कोशिश की थी और हम भी जब गए थे तो हम अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश की थी कि जो हमारा जो हम क्या चाहते हैं या कैसा चाहते हैं वो हम हर चीज़ उनको बता के आए थे। जी। और उसके बाद पिक्चर बनी, अच्छी बनी है और सेठी जी ने बहुत अच्छा उसको निभाया था और लोगों ने पसंद भी किया है उसको अच्छे से। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फिल्म है और वॉर है। बिल्कुल। ठीक है, आप उन्होंने हमारा किरदार निभाया है, लेकिन मैं मेरे से अभी पीछे के जब आलोसी रिलीज होने के बाद बहुत बार लोग ये और न्यूज़ में जब लोग कभी इंटरव्यू करते हैं तो यही पूछते थे कि सर उसमें और आपके रियल जिंदगी में क्या फर्क है। सर रियल जिंदगी रियल है, फिल्म है, फिल्म एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन वो जो रियल टाइम या रियल वॉर हमने की है वो दोबारा नहीं हो सकती। बिल्कुल। फिल्म के लिए दोबारा रीटेक का ऑप्शन मिल सकता है कि भाई ये सीन अच्छा नहीं बना है, लेकिन वहाँ हमें वो ऑपरेशन करने के लिए दोबारा रीटेक का ऑप्शन नहीं देगा। नहीं देगा। बिल्कुल। रीटेक तो बहुत दूर की बात है, वो सेकंड का टाइम नहीं देगा। जी। जो लास्ट टाइम जो रहता है ना उसको, जिसको हम डू एंड डाई करो और मरो, लास्ट टाइम जो कुछ सेकंड होते हैं जो बिल्कुल क्लोज रहते हैं, उसमें मार बारिश होता है जिसमें हम सोच के जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वहाँ जाके सब कुछ आपके यहाँ से निकल जाता है। जी। क्योंकि डर सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता। मौत जब भगवान भी जब धरती पे आया था तो मौत से उसको भी डर लगता था, तो हम तो इंसान हैं, हम तो भगवान तो बहुत बड़ी बात है।
तो डर सबको लगता है, लेकिन तब तक लगता है जब तक दुश्मन से सामना नहीं हुआ। जब दुश्मन से सामना हो जाता है तो फिर आपका वो मकसद बन जाता है कि मैं इसको तब तक सेफ नहीं हूँ जब तक मैं इसको बर्बाद नहीं करता। क्योंकि अगर आप सेफ नहीं है तो आप देश की सेवा क्या करेंगे? तो पहले अपने आप को आपको सेफ रखना पड़ेगा, अपने आप को उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि आप उसको बर्बाद कर पाएँ, तभी वो आपका जो टास्क है उसको पूरा कर पाएंगे। तो कारगिल वॉर में आपने देखा होगा जितने भी ऑपरेशन हमारे हुए हैं, हमने एक ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन जब भी किया है तो अच्छे तरीके से, यानी अगर इसमें कुछ कमियाँ रहेगी तो अगले वाले में हमने सुधार के और कम कैजुअलिटी करके ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। हमारे फौज में कहा जाता है कि हम पीछे वाले को अपने सीनियर्स को देख के आगे चलते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस बहुत काम आते हैं। जैसे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे चाहे मदर फादर है, चाचा अंकल आंटी भाई हैं, तो जो उनके एक्सपीरियंस हैं अगर वो आप उनको लेके चलोगे तो आसानी से आप कामयाब बनेंगे। नहीं तो अगर अपने उस पर चलेंगे तो आपको टाइम लगेगा, है ना। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप घूम के आ जाइए या फिर आप शॉर्टकट में सामने से चल लीजिए। तो फौज में हमारे पास भी वही है, या तो आप अपने तरीके से करोगे तो या तो ग्रेजुटी पाओगे, तो उस दिन नहीं कर पाओगे तो फिर दोबारा आपको हॉस्पिटल होके आना पड़ेगा जी। और अगर आप जो सीनियर्स की बताई हुई चीज़ें हैं अगर आप उनके ऊपर चल लिए तो आसानी से आप फतेह हासिल करोगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि कौन सी चीज़ कब होनी है वो उनको आइडिया है, कैसे होनी है, कौन आपकी हेल्प कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, आप इस टाइम पे अगर इस जगह पे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपकी हेल्प करने कौन आ सकता है, आप किसको बुला सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता है जी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने वो चीज़ें अभी तक करके नहीं देखी जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस करके हमने एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कर रखी है, उनको पता है कौन से टाइम पे क्या होगा। तो लड़ाई के बीच में जब हमें मौके मिले थे तो हम लोग गए थे तो उनकी बदौलत गए जी, क्योंकि उन्होंने रास्ते दिखाए तो हम लोग उन पे सिर्फ चलना, या जैसे बोलते हैं ना कि अपने पूर्वजों के जो पैर के निशान है उस पर चलना जी। वही हमारा एक पूरा टेक्निकल मैप आपके पास रेडी रहता है, प्लान रेडी रहता है जिसको एग्जीक्यूट आपको करना है। हाँ, वो वॉर के बीच में ये खासियत है जी, वॉर में जब भी कोई जाता है तो उसके लिए पूरा मैप बनता है जी। जैसे सीआई में मैं कल भी वहाँ बात कर रहा था, तो सीआई में हमारे पास क्या होता है कि हमें टारगेट का पता नहीं है। जैसे अभी आप कश्मीर का ले लो, वहीं से भटके लोग हैं जी, कुछ भटके हैं, कुछ को भटका दिया गया है, जो भी है, लेकिन है तो अपने लोग जी। दूसरी बात, एक जैसे लोग हैं हम, हमारा जो बनावट है या जो शक्ल है एक जैसी है, बोलचाल एक जैसी है, पहनावा एक जैसा है, तो जब तक वो फायर नहीं करेगा या उसके पास हथियार नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये मिलिटेंट है या ये हमारा एंटी है या दुश्मन है? नहीं पता चलेगा। तो जब वो फायर खोलेगा तो फर्स्ट फायर तो वो खोलेगा ना, बिल्कुल, तभी पता चलेगा। या फिर वो पहले से ही टारगेट हो रखा कि हाँ भाई ये मिलिटेंट का फलाना आदमी यहाँ मिलिटेंट है, और किसी ने सोर्स में आके आपको बता दिया तो एक अलग बात है। अगर नहीं बताया तो आपको कैसे पहचान लगेगी कि ये वही आदमी है? तो पहला फायर वो करेगा तो पहली कैजुअलिटी तो होगी हमारी, जो उसने फर्स्ट फायर करना है उसमें हमारी कैजुअलिटी होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि हम तो पता नहीं है ना कि कौन सा आदमी है, तो वो कहीं से भी कर सकता है, आपके पीछे से भी कर सकता है, दाहिने बाएं से कर सकता है, किसी बिल्डिंग की खिड़की से कर सकता है। वहाँ टारगेट क्लियर नहीं है, वहाँ ढूंढना है, पहचानना है। लेकिन वॉर के बीच में आपको बिल्कुल मैप पे भी और ग्राउंड पे भी दोनों जगह मार्क करके दिया जाता है जी, ये है। और हमें भी पता है कि जो हम जहाँ जा रहे हैं आगे सिर्फ दुश्मन है, लेकिन सीआई के बीच में आगे कौन है पीछे कौन है ये पता नहीं चलता। उसका सिर्फ एक ये कंफ्यूजन रहता है कि दुश्मन पता है, यहाँ दुश्मन है, ये मार्क है, नफरी थोड़ी कम बेसी हो सकती है। वो हालात पे डिपेंड करता है कि वहाँ जो नफरी है या उनके पास हथियार क्या है। अभी ऊपर बैठा है दुश्मन तो उसके पास पहली बात है कि ऐसे अडवेंटेड जगह पे बैठा है, ऐसी जगह पे कि आप उससे आपसे बेटर है, वो वहाँ से कुछ भी कर सकता है। हम नीचे से फायर करके बंकर के अंदर नहीं डालते, हम
डायरेक्ट फायर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट फायर नहीं होगा। और इनडायरेक्ट फायर भी जो होता है वो भी कुछ जगह पे नहीं गिरता जी जो हमारा ये हेड जिसको बोलते हैं ना, अगर इसके ऊपर हम कोई पत्थर मारना चाहेगा तो यहाँ नहीं गिरेगा, यहाँ साइड में और पीछे गिर जाएगा, तो वो चीज़ रहती है उसमें। जी तो उसको लेने के लिए फिर हम जाते हैं, उससे पहले RT, एयरफोर्स सब अपना काम करते हैं और लास्ट में जो चीज़ बचती है उसको फिर हम कवर करते हैं। जी और सबसे बड़ी बात ये है कि वॉर के बीच में उस कवर करते समय पे आपके जो सीनियर हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपको आपके जो कमांडर्स हैं, वो आपके साथ कैसे काम कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसे उन्होंने आपका जो टीम है उसको सेट किया है। मेन डिपेंड करेगा टीम पे। जैसे आपने देखा होगा कोई भी टीम है, चाहे वॉलीबॉल की है, फुटबॉल की है, हॉकी की है, क्रिकेट की है, हम उसको अलग अलग उस पर बांट लें, बल्लेबाज कौन है या स्पिनर कौन है या कैच पकड़ने वाला कौन है या मारने वाला कौन है, अलग अलग उसकी जो कैटेगरी बना के रखी है। तो हमारे पास भी वैसा है, लेकिन यहाँ उसको कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और बोलते हैं, पर काम जैसे एक जैसा काम पे हमारे पास भी कुछ बड़े हथियार हैं, कुछ छोटे हथियार हैं, कुछ इक्विपमेंट है हमारे पास। हर बंदा नहीं चलाता, उनको अलग अलग बंदों को हम ट्रेनिंग देते हैं, स्पेशलाइज्ड हैं कि ये स्पेशलाइज भी करते हैं, बाकी को हम नॉलेज देते हैं। जी नॉलेज सबको देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको स्पेशल चलाने के लिए हम टीम में नोमिनेट करके रख देते हैं कि हाँ भाई आप ये वेपर, तो उसको भी प्रैक्टिस उसी तरीके से करता है। अगर टीम में 32 लोगों की नफरी है, 31 लोगों की नफरी है, तो उसमें इतने सबके काम अलग है, सबके काम अलग है। ये हाँ। इसमें से इतने बंदे मेन फायर करेंगे, इतने बंदे टेक्निकल फायर करेंगे, करके एक बना हुआ है पूरे। हाँ, उससे टीम, इसीलिए तो टीम बोलते हैं। टीम में हम फिर उसका सबका काम बांटा जाता है, और जब वॉर में जब जाते हैं तो सबको पता है कि मैंने कब क्या करना, मेरा काम क्या होगा। जी तो फिर वो टीम वर्क में अपना काम करेंगे, और टीम वर्क में जब जैसे मैं बोला प्रैक्टिस अगर आपने उस तरीके से कर रखी है कि आप किसका क्या काम है और कब करना है, तो वॉर के बीच में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमने जब किया था तब तो दिन का टाइम था 10:30 बजे का, और जब कंपनी कमांडर ने कहा कि दिन को ऑपरेशन करेंगे, तो वैसे नई बात भी थी क्योंकि हम एक ऑपरेशन कर चुके थे दिन में। जी हमारे बटालियन अल्फा कंपनी, हम उनके साथ रिजर्व में थे उस टाइम। तो एक्सपीरियंस था कि कैसे किया था, बस थोड़ी सी सिचुएशन अलग थी, वहाँ हम बराबर में बैठे थे और यहाँ ऊपर नीचे थे। तो उसमें सिर्फ कंपनी कमांडर ने एक चीज़ चेंज की थी, वहाँ जो ऑपरेशन किया था वहाँ जोश, हल्ला जोश जिसको बोलते हैं जी उसके साथ भागना था, और यहाँ सिर्फ साइलेंट चलना था बस। अपना पूरा डिफेंस में रखकर हाँ, दुश्मन की नजरों से बाहर रख के चलना। इनविजिबल के हिसाब से आपने आगे बढ़ना था। तो हमने वो किया, जैसे प्लान किया कंपनी कमांडर ने, जैसे पूरा प्लान हमें वहाँ पे समझाया पूरा, तो हमने वैसे ही करना शुरू किया। अभी बात वही आती है कि हम सिर्फ जाने का रास्ता, तो फर्स्ट में तो हमें पता है कि कैसे जाना है, जी उसके लिए हमें रास्ता बनाया जाता है। जी ठीक है, आगे का रास्ता हम खुद बनाते हैं, क्योंकि निकलना भी तो है। अभिमन्यु की तरह हमने वापस वाला रास्ता नहीं देखा, जी तब तो फिर बीच में फंस गए ना। बिल्कुल। तो हमें चाहिए वो अभिमन्यु नहीं रहना है, अभिमन्यु से आगे निकलना है। जी यानी हमने रास्ता बनाने के लिए हमें हमारी जो टीम है वो देगी, बाकी आगे जाके उसको फिनिश करने के बाद रास्ता हम बनाएंगे। जी एग्जिट हम खुद बना के आते हैं वहाँ पे, तभी हम उसको एंट्री प्लान होता है, एग्जिट प्लान करना पड़ता है। प्लान भी करना पड़ेगा, और वो आपका डिपेंड करेगा, जो मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, कुछ समय आपके पास लास्ट वाला 2 वाला, जी उस टाइम आप क्या कर पाओगे, कैसे उस टाइम को मैनेज कर पाओगे, जब लास्ट हैंड टू हैंड फाइट के टाइम पे कैसे फेस कर पाओगे दुश्मन को सामने पाके, आप क्या सोचोगे उस टाइम। जी अगर आप अपना जो आपने सीख रखा है, जो आपकी ट्रेनिंग है, या आपके सीनियर ने जो आपको बता रखा कि कैसे वहाँ पे क्या करना है, तो अगर वो आपके दिमाग में आ गया तो गुड एंड बेटर, अगर नहीं आया तो उसके आ जाएगा, किसी एक के तो आएगा, किसी एक को आएगा, है ना। तो जिसके आ गया फर्स्ट में वो कार्य कर देगा, और वही हमारा टर्निंग पॉइंट है, वही एक लास्ट ऐसा पॉइंट है कि उसको अगर आपके दिमाग में आ गई चीज़ और आपने उसको मैनेज कर लिया तो आप विजय है। संजय कुमार जी, आपसे पूछने के तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, इसीलिए मैं आखिरी में एक ये चाहता हूँ कि आप आज के जो युवा वर्ग हैं, जो सेना में आकर के अपनी सर्विस सेना सेवा देना चाहते हैं,
आपकी तरह एक नाम कमाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले, सम्मान मिले, मान मिले, देशवासियों से मिले, सरकार से मिले, और उन्हें अपने प्राण की चिंता नहीं, उन्हें अपने देश की चिंता है। वैसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में आने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन सेना में आपको पता चुन के ही आते हैं जी। चाहे एक सिपाही के लिए है, चाहे एक ऑफिसर के लिए है। हमारा जो सिस्टम है, जो भर्ती का, जो उसमें आने के लिए काफ़ी थोड़ा अलग है बाकी से। दूसरा, उसमें जो पैरामीटर हमने जो उसके लिए रखा है कि क्या आपके अंदर खूबियाँ कमियाँ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, उस पर खरा उतरना चाहिए। उसके बाद जो हमने ग्राउंड वर्क्स में जो दौड़ है, रिटर्न्स हैं, फिजिकल का, मेडिकल का है, वो सारी चीज़ें जिसने पास कर ली, और उसके बाद उसका साथ में लगभग है उसके उसमें स्क्रिप्ट में लिखा है ना कि उसने देश सेवा में जाना है जी, तो जाएगा। बस बात ये है कि जरूर हर कोई तो जा नहीं सकता। हमारे इंडिया में अभी 150 करोड़ की करीब हमारी जनसंख्या, तो 150 करोड़ हमारे आर्मी में बहुत कम है, बहुत कम है जी। तो सभी लोग तो जा नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अपने मन में, अपने दिल में अगर देश को लेके चलते हैं, तो आप जरूर नहीं फौज में रहकर आप कहीं भी रह के देश सेवा कर सकते हैं जी। और देश सेवा के लिए ड्रेस डालना ही जरूरी नहीं है। आप किसी भी हालत में कहीं भी रह के, किसी भी जगह रह के वो काम कर सकते हैं। बस सर, आप जब अपने नेशन को फर्स्ट रखेंगे तो हमेशा आपका जो काम है सही होगा और देश के प्रति होगा। धन्यवाद संजय जी कुमार जी, आज आपने अपना अमूल्य समय परिवर्तन को दिया। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे कारगिल वार के परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर श्री संजय कुमार जी। इन्होंने बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान संदेश दिया हमारे युवाओं के लिए, और कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अभी तक किसी को मालूम नहीं थी कि लड़ाई कैसे होती है और कैसे जीता जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ना या मरना ये मतलब नहीं है, लड़ना और जीतना ये बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से आपका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न अधूरे रह गए आज समय के अभाव से, आज जो हमारे मन में और हमारे दर्शकों के मन में है, वो जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात करके उन प्रश्नों का भी उत्तर आपसे लेंगे। तो आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।